हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो पिछले वीडियो में हमने तत्सम और तद्भव की पहचान बताई थी, उनको ट्रिक के माध्यम से समझाया था। और जिन लोगों ने नहीं वीडियो देखा है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर एक बार हमारे इस वीडियो को देख लें और आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाएगा कि किस ट्रिक के माध्यम से हम तत्सम को और तत्सम को पहचान सकते हैं। ऐसी ट्रिक बताई है जो आप कभी भी कहीं भी इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो कभी भी लाइफ में अपने इनको तत्सम और तद्भव को नहीं छोड़ के आ सकते हैं। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ट्रिक थी। तो जिन लोगों ने हमारे वीडियो को नहीं देखा है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और प्लीज़ 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 हमारे चैनल पर जो भी आपको डाउट होता है उस पर कमेंट करें। हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके कमेंट हमारी ताकत होती है। और इसके बाद आज हम मानक हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। तो बहुत दिन हो गए इन क्वेश्चनों को बनाने में बहुत टाइम लगा है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है। तो आज हम जो मानक हिंदी के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को लेके आए हैं, और जिन लोगों को ज़रा भी डाउट होता है वो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है मानक हिंदी का आधार बोली है। जो हमारी मानक हिंदी है उसकी आधार बोली क्या है ये हमको बताना है। तो इसमें है, पहला है हमारा कौरवी है, कौरवी हिंदी को लिया है। दूसरा है बागरू है, और ब्रज भाषा है, अवधी है। और इसमें जो आंसर है वो हमारा कौरवी है। कौरवी हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली है, और पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोलियां रखी गई हैं। तो इसमें हमारी 5 बोलियों को रखा गया है पश्चिमी हिंदी में। तो पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोलियां हैं, वो हैं हमारी, पहली है ब्रज भाषा है। दूसरी है हमारी कौरवी, कौरवी को हम खड़ी बोली भी बोलते हैं, कौरवी। तीसरी है कन्नौजी, और चौथी जो है वो हमारी है बागरू, और 5वीं बोली है जो हमारी है वो है बुंदेली। ये 5 बोलियां हमारी हिंदी, मानक हिंदी, पश्चिमी हिंदी में रखा गया है। जो सबसे मेन रोल करती है वो हमारी खड़ी बोली या फिर कौरवी है। तो मानक हिंदी में इसको सर्वोपरि माना गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले रखा है कि आपको समझ आ जाए कि भाई मानक हिंदी में हमारा आधार जो बोली है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौरवी हो जाएगा। इसके साथ ही हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, और भी हिंदी, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, और लिख गया है। तो आप लोग, तो यहाँ पर और लिखा हुआ है, यहाँ और ना पढ़ें, इसको कौरवी ही पढ़ें क्योंकि मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। तो इसको छोड़ दें, आप इसको कौरवी पढ़ें। कौरवी हिंदी में कर्म और संप्रदान कारक के लिए 5 परसर्ग हैं, जबकि मानक हिंदी में इनकी संख्या बताना है। जो मानक हिंदी में परसर्गों की संख्या होती है, परसर्ग मतलब होता है विभक्ति या फिर हम कारक चिन्ह बोलते हैं। कारक हमारे हिंदी भाषा में कारक कहते हैं, या फिर परसर्ग या फिर विभक्ति। राजस्थान भाषा में इसको, राजस्थान के जो साइड है उसे परसर्ग बोलते हैं, और हमारे हिंदी में कारक कहा जाता है, इसको कारक। तो इनको कारक, जो कारक हैं वो कितने मानक हिंदी में रखे गए हैं वो हमको बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 कि कर्ता ने कर्म को ओनली कर्म के लिए पूछा है, जो कर्म के लिए कौन सा जो मानक रखा गया है कारक चिन्ह वो पूछा है। इसमें आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में सही से पढ़ें ध्यान से, तो समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इसमें एक ही है क्योंकि कर्म को रखा गया है। इसके साथ ही जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा है, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, क्या हो जाती है वो? ध्रुव हो जाती है, सरस हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है या फिर सरल हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, सरल हो जाती है। मानकता प्राप्त करने के बाद उसको जो हमारी मानकता के अकॉर्डिंग उसको सरल बनाया गया है, ताकि उसकी जटिलता को थोड़ा कम किया गया है। मानक हिंदी में हिंदी भाषा की जो जटिलताएं हैं उनको थोड़ा सा कम किया गया है हमारे विद्वानों के द्वारा। इसके साथ ही जो चौथा क्वेश्चन है हमारा वो है, जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वस्तुतः वो है क्या है? जिसे हम शुद्ध हिंदी के नाम से जानते हैं वो क्या है हमारी? तो इसमें है मातृभाषा है, मानक भाषा है, देव भाषा है, या इसका चौथा शायद हमने नहीं लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी, 2 मानक भाषा है। शुद्ध हिंदी को हम मानक भाषा भी कह सकते हैं। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि मानक हिंदी में सर्वनाम के साथ परसर्ग को लिखने पर लिखते हैं जो सर्वनाम हैं, तो उसमें हमारा जो परसर्ग लिखे जाते हैं, परसर्ग यानी कि कारक लिखे जाते हैं या कारक चिन्ह लिखे जाते हैं, वो कहाँ पर लिखे जाते हैं? तो मतलब शब्द के पास में लिखे जाते हैं, कुछ दूरी पर लिखे जाते हैं, या शब्द से अलग लिखे जाते हैं, या सटाकर लिखा जाता है, या फिर हटाकर लिखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो हमारा होता है सटाकर ही लिखते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं लिखते हैं। जैसे कर्ता ने लिख दिया उसके पास ही लिखेंगे, ना उससे अलग लिखते हैं ना कुछ दूरी पर लिखते हैं, उसके पास ही जस्ट लिख देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, ये सब हम उसके पास तो उसको सटा के लिखते हैं। इसके साथ ही है जो दूसरा है वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट छांट कर मैंने कलेक्ट किए हैं, तो आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमेशा बहुत सारे एग्ज़ाम में इस मानक हिंदी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आंसर जो रखे जाते हैं वो मानक हिंदी के अकॉर्डिंग ही रखे जाते हैं। मानक हिंदी एक संवैधानिक हिंदी से जुड़ी हुई है, इसीलिए इन क्वेश्चनों के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन है हमारा, मानक हिंदी में परसर्ग संज्ञा से किस प्रकार लिखे जाती है? जो मानक हिंदी में है वो परसर्ग संज्ञा से किस प्रकार लिखी जाती है? तो संज्ञा सर्वनाम हम लोग क्या करते हैं उससे थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। अब आप लोग सोचोगे कैसे अलग कैसे लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं, तो आप लोग इतना ज़्यादा टेंशन में मत रहिए। तो इसके साथ ही हम थोड़ा सा उसके साथ हट सटा के लिख देते हैं या फिर थोड़ा सा अलग हट के लिख देते हैं। जैसे संज्ञा है राम, तो हमने कहा है राम को सेब चाहिए, राम ने फल खाया है, तो हम ने अलग लिखेंगे, को अलग लिखेंगे। तो ऐसे थोड़े से संज्ञा से हटाकर थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। इसके साथ ही जो 7th क्वेश्चन है वो है हमारा 7th क्वेश्चन देखेंगे हम। 7th क्वेश्चन कहता है कि हिंदी वर्तनी पर
पुस्तक लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो हमारी हिंदी वर्तनी पर जो सबसे पहले पुस्तक लिखी गई थी, वो सबसे पहले किसने लिखी थी? क्या ईसा अल्लाह खां ने लिखी थी, छत्रधारी सिंह ने लिखी थी, या फिर प्रेमचंद ने, या फिर लल्लू राम ने? तो आंसर इसका है छत्रधारी सिंह ने लिखी थी। ये हमारे सबसे पहले मानक हिंदी के विद्वान माने जाते हैं। इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, मानक हिंदी में वर्डों के कितने भेद हैं? तो मानक हिंदी में हमारे वर्डों के जो भेद किए गए हैं वो हैं हमारे वो हमारे 2 भेद किए गए हैं। हम लोग जानते हैं स्वर और व्यंजन। 4 नहीं हैं, 3 नहीं हैं, इनमें से कोई भी नहीं, ये भी गलत है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। इसका आंसर है 2 स्वर और दूसरा व्यंजन है। तो यही 2 भेद किए गए हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्डों के। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 9 क्वेश्चन कहता है कि मानक हिंदी में स्वरों की संख्या है। हमारी मानक हिंदी में जो स्वरों की संख्या रखी गई है, आप लोग मानक हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो कभी भी आप एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। और किताबों से कभी कभार क्या है कि बहुत सारी किताबों को मिलाकर हमें चीज़ें तो बहुत अलग अलग मिल जाती हैं, लेकिन जो काम की चीज़ होती है वो हमसे छूट जाती है, वो नहीं मिल पाती है। तो उसी को हमें काम की चीज़ों को, एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को हमें देखना है, उसी पे ज़्यादा टारगेट रखना है। तो उसी को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसके साथ ही दूसरा है मानक हिंदी में स्वरों की संख्या है। तो इसका तो कोई डाउट ही नहीं, हम लोग सभी जानते हैं स्वरों की संख्या 11 रखी गई है। इसमें 4 दीर्घ ह्रस्व स्वर होते हैं, या फिर मूल कह दो, या फिर दीर्घ स्वर हैं। इसमें जो 4 हमारे मूल स्वर हैं और इसके साथ 7 जो हैं वो हमारे जो 7 हैं वो हमारे दीर्घ स्वर हैं। और ये तो सभी लोग जानते होंगे। हमने अगर जिन लोगों को ठीक से ज़रा थोड़ा सा डाउट होता है वो लोग हमने स्वर और वर्ड विचार संबंधित एक वीडियो बनाया है। तो वर्ड विचार से संबंधित जो वर्ड विचार वाला जो हमारा वीडियो है वो एक बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक से बहुत डिटेल में हमने उसको समझाया है। तो एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। स्वर के बहुत सारे भेद हमने बताए हैं और जैसे बहुत बारीकता से हमने उसको कलेक्ट किया है, एक बार उसे ज़रूर देख लें। इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, वो है संधि स्वर। जो संधि स्वर है वो कौन से माने जाते हैं, ये भी हमने बताया है। उसमें हमने जोड़ा है जो संधि स्वर हैं स्वरों के, हमारे उसमें वीडियो में हमने स्वरों के 3 भेद किए हैं, एक मुखाकृति के आधार पर, एक सिपा के आधार पर और एक ओष्ठ के आधार पर। तो इस प्रकार से 3 जो भेद हैं आप लोग देख लेंगे उस वीडियो को तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें संधि स्वर पूछा है कि संधि स्वर कौन सा है, तो वही हमको, तो इसमें जो संधि स्वर है ए, ऐ और उ, औ, या फिर दूसरा ऑप्शन है उ और आ, चौथा तीसरा है ई। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन 1-2 गलत हो गए हैं तो आप लोग डोंट माइंड। मैं अब की बार जो इसकी टाइपिंग करूँगी तो थोड़ा सा ध्यान से करूँगी, थोड़ी सी जल्दबाजी में इधर उधर हो गए हैं तो आप इसको ध्यान न दें। इसके साथ ही जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ए। राइट आंसर है ए, ऐ और ओ, औ। ये 2 जो 4 स्वर हैं वो हमारे संधि स्वर माने जाते हैं, जो हमारे दीर्घ स्वरों में आते हैं। इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, वो है मानक हिंदी में व्यंजनों की संख्या है। तो ये हमें पूछा है
कि मानक हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या रखी गई है वो टोटल कितनी रखी गई है। तो इसमें व्यंजनों को हमारे वर्ड को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हमने बता दिए टोटल 11 हैं, स्वरों की टोटल संख्या 11 है। और इसमें जो व्यंजन हैं उनकी संख्या 33 मानी गई है मानक हिंदी में। इसके साथ ही और भी हैं जो हमारे बहुत सारे स्वर हैं जिनको हमने डिटेल में समझाया है। वर्ड विभाजन आप एक बार देख लेंगे उसे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसमें बहुत अच्छे से सारे प्रकार, जितने भी वर्ड के प्रकार हैं वो सब, व्यंजनों के बहुत सारे प्रकार दिए हैं, स्वरों के बहुत सारे प्रकार दिए हैं। इसके अलावा भी जो भी व्यंजन हमारी हिंदी वर्णमाला में जोड़े गए हैं, मानक हिंदी में रखे गए हैं, उनको भी हमने अलग अलग तरीक़ा से समझाया। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो इसमें 33 मानी गई है। ऑप्शन अभी दूसरे पेज में हम दिखा देंगे। ऑप्शन है इसके 32, 33, 35, 34। तो इसका राइट आंसर हमारा 33 है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है कि सर्वनाम में कितने भेद हैं। जो हमारे हिंदी भाषा में संज्ञा सर्वनाम जो विशेषण रखे गए हैं उनमें जो सर्वनाम है वो सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो 6 भेद किए गए हैं सर्वनाम के। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, परिणामवाचक, ऐसे करके इसमें 6 भेद किए गए हैं। ये भी हमने बताया है। आप एक बार हमारे सर्वनाम वाला चैप्टर लेसन खोलेंगे उसका तो हमने वो भी डाला है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट डाला है। तो शॉर्ट भी देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से उसमें डिटेल में दिया हुआ है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा 13, जिसका, उसकी, जो, सो आदि सर्वनाम हैं कैसे हैं। ये सर्वनाम हमको बताने हैं। ये सर्वनाम हमको बताने हैं कि इसमें क्या संबंध है, मतलब किस प्रकार के सर्वनामों की संज्ञा में जोड़े गए हैं। निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या फिर पुरुषवाचक इसमें नहीं लिखा है, पुरुषवाचक भी है और परिणामवाचक भी हैं। ये हमारे 6 जो हैं इसके भेद हैं। इसी में लिख देती हूँ मैं। एक है पुरुषवाचक, और दूसरा है हमारा परिणामवाचक। तो ये हमारे 6 भेद हैं सर्वनाम के। आप लोग वीडियो को देख लेंगे तो भी समझ आ जाएगा, इसमें भी समझ आ जाएगा। तो इसका जो संबंध है उसका, जिसकी, सो, जो, तो ये हमें बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2, यानी कि संबंधवाचक। ये संबंधवाचक में है जिसका, जिसकी रखा गया है। इसके बाद विकारी, अविकारी शब्द होते हैं। विकार शब्दों का भी हमने भेद किए हैं। और जिन लोगों ने, मैं बहुत अच्छे से आपको ग्रामर की समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक एक पॉइंट को लेके चल रही हूँ। अगर आप लोग हमारे सारे वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो भी व्याकरण संबंधी जो भी कमियां हैं, जो भी मुश्किलें हैं, वो आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो एक बार हमारे व्याकरण का जो भी, अभी व्याकरण ही करवा रही हूँ, इसके साथ थोड़ा सा ये कंप्लीट होने के बाद फिर साहित्य भी कर पाऊँगी। आप सभी परेशान ना हो। साहित्य के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी इसकी डिटेल वीडियो भी डालूँगी साहित्य की। तो अभी तो व्याकरण ही मैं थोड़ा सोच रही हूँ डिटेल में ठीक से समझाऊँ। तो इसमें है अविकारी शब्द होते हैं। तो ये हैं हमारे अविकारी शब्द, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय। तो हमारे जो शब्द के 2 भेद किए गए हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों में रखा गया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इन 3 को हम विकारी शब्दों में रखा गया है। इसके साथ ही अविकारी शब्दों में जो है वो है अव्यय, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक। ये सारी चीज़ हमने उसमें रखी हैं। हमने नहीं, मतलब रखी गई हैं हमारी भाषा में। तो अविकारी शब्दों की संज्ञा में आते हैं ये। इसके साथ ही अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो
जो अव्यय होते हैं, अव्यय वो होते हैं जो जिनके साथ संज्ञा या काल वचन का जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन शब्दों को हम संज्ञा अव्यय बोलते हैं। और जो शब्द काल और लिंग वचन के आधार पर बदल जाते हैं, जिनका रूप बदल जाता है, उन्हें हम विकारी या फिर संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। और अव्यय हमारे ये होते हैं कि हमारे कभी भी किसी भी काल या संज्ञा लिंग वचन के साथ होने पर कभी इनके जो शब्द हैं उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अव्यय बोला जाता है। और इनकी संख्या टोटल 4 है। इसके साथ ही आज इतना, और क्वेश्चन लेके आऊँगी और कोशिश करूँगी जल्दी से मैं आपको साहित्य पढ़ाने की, और साहित्य के कुछ लेसन बीच बीच में लाती रहूँगी। और जो भी जहाँ डाउट होता है तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज इतना ही।